एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में वॉल्यूम का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल से किया गया। इस एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में एवोगाड्रो का ये मानना है कि अगर गैसेस को पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर इक्वल वॉल्यूम में रखा जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें इक्वल होने जा रहा है। एज स्टेटमेंट अगर हम बोले तो कहा जा सकता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जिस समय ये हाइपोथेसिस आया उस समय पार्टिकल्स के फॉर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि वो पार्टिकल एटम होगा, और उस टाइम मॉलिक्यूल का उतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था। इसी हाइपोथेसिस के वक्त मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट आया और वहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिस्टिंग्विश भी हुआ। एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझा जा सकता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। उस समय हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंपाउंड एटम कहा गया, जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन को भी एटम ही बोला गया, जबकि HCl को कंपाउंड एटम बोला गया। बाद में इसमें कुछ करेक्शन किया गया और तब कॉन्सेप्ट आया मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम उस स्टेटमेंट को लिख लें। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under identical temperature and pressure contains equal number of particles। इसका मतलब ये हुआ कि जब गैसेस का वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर तीनों कांस्टेंट हो तो गैसेस कोई भी हो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होगा इक्वल होगा। बात करें हाइड्रोजन जब क्लोरीन से कंबाइन किया तो ये टू कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन किया। टू कंपाउंड एटम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टू कंपाउंड एटम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे अगर हम बोले कि वन एटम हाइड्रोजन का, चूंकि उस समय कॉन्सेप्ट एटम का था, वन एटम क्लोरीन का, तो टू कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन हुआ। सपोज यहां पे अगर हम बोले कि वन कंपाउंड एटम को ऑब्टेन करना है, सपोज अगर हम यहां पे वन कंपाउंड एटम ऑब्टेन करना चाहें तो एक से अगर दो बन रहा है तो इधर एक करते हैं तो इधर 1/2 एटम, हाफ एटम ऑफ क्लोरीन और हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। और उस समय अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम जो था इनडिविजिबल था या इंडिस्ट्रक्टिबल था। कहने का मतलब इसको कैन नॉट बी डिवाइडेड टू हाफ, इसको हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता।
यहाँ पे अगर हम बोले तो हाफ एटम क्लोरीन का और हाफ एटम हाइड्रोजन का कंबाइन करके वन कंपाउंड एटम का फॉर्मेशन कर रहा है। इस चीज को सुधारने के लिए एवोगैड्रो एक कॉन्सेप्ट लाए और वो कॉन्सेप्ट था मॉलिक्यूल का। एटम के साथ एक न्यू टर्म जुड़ा और वो टर्म मॉलिक्यूल था। एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल को बोला गया कि स्मॉलेस्ट यूनिट किसी सब्सटेंस का जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो उसको मॉलिक्यूल बोला गया, जबकि एटम को भी बोला गया स्मॉलेस्ट यूनिट किसी सब्सटेंस का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो दोनों का डेफिनेशन एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं smallest unit of a substance that participates in chemical reaction and may or may not have independent existence। और मॉलिक्यूल के बारे में बोला गया कि ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट ही है that can exist freely। एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ एटम्स हुआ, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो उस लॉ को थोड़ा सा सुधारा गया और बोला गया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर contains equal number of molecules। मीन्स जब टेम्परेचर और प्रेशर को साथ में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो हर एक गैसेस के लिए सेम होगा। मीन्स गैस के नेचर पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में उस गैस का कितना पार्टिकल प्रेजेंट है। नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में डिपेंड करेगा टेम्परेचर और प्रेशर पे। कोई भी गैसेस हो, टेम्परेचर प्रेशर को अगर कांस्टेंट कर दे तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी वहां पे फिक्स्ड हो जाएगा। चूंकि एटम को डाल्टन के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल को डिवाइड किया जा सकता है। तो जो पार्टिकल वहां पे कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को पार्टिकल को अब मॉलिक्यूल किया गया। और तब जाके उसी एग्जांपल को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन जब कंबाइन करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और वो जो रिएक्शन होगा H2 प्लस Cl2 ट्वाइस ऑफ HCl का फॉर्मेशन होगा। हम यहाँ पे कहेंगे इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका कोएफिशिएंट 2। तो अगर बात करें अकॉर्डिंग टू गैलुसाक लॉ तो वन वॉल्यूम इसका तो 2 वॉल्यूम इसका होने जा रहा है। अगर हम बात करें वन वॉल्यूम में n पार्टिकल्स है, वन वॉल्यूम में n पार्टिकल या n मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो वन वॉल्यूम में यहाँ भी क्या होगा n मॉलिक्यूल्स होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n मॉलिक्यूल्स होगा। n कॉमन ले ले तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल कहेंगे और यहाँ 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है।
अब सपोज करिए कि यहाँ पे हमको 1 मॉलिक्यूल ऑब्टेन करना है, तो हम लोग लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हाफ मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता था, बट मॉलिक्यूल का डिवीजन पॉसिबल है। और अगर मॉलिक्यूल का डिवीजन पॉसिबल है तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही बन रहा है। ये जो हम लोग लिखे हैं 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, तो कोफिशिएंट का जो नंबर है वही वॉल्यूम का रेशियो है, ये गैलोसाग लॉ। अगर देखा जाए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, तो इसको कहा जा सकता है कि ये कंबाइंड लॉ है किसका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास एंड लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर डिफरेंट गैसेस का कांस्टेंट कर दे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें इक्वल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें इक्वल होगा। अगर हम इसका एप्लीकेशन पार्ट का बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर डेंसिटी and its relation with molecular mass अब यहाँ पे हम बात करें कि डेंसिटी, सिंपल डेंसिटी का बात करें तो बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम, सिंपल डेंसिटी का बात करें तो मास बाय वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। उसी तरीके से केमिस्ट्री में वेपर डेंसिटी एक टर्म है जिसमें बोला गया कि डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मींस जब हम किसी गैस के डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से कंपेयर करेंगे, जब हम किसी गैस के डेंसिटी को हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो जितना टाइम्स वो गैस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डेंसर होगा, उस पर्टिकुलर नंबर को उस गैस का वेपर डेंसिटी कहेंगे। यहाँ से अगर हम बात करें तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस के जगह पे वेट ऑफ गैस या मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस। फिर यहां पे लिख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे अगर हम ये बोले कि दोनों गैस का वॉल्यूम मींस हाइड्रोजन और अननोन गैस का वॉल्यूम इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। हम इक्वल वॉल्यूम लिए हैं क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ में कहा गया कि जब वॉल्यूम इक्वल, टेम्परेचर प्रेशर इक्वल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे सपोज किए, मान लिए, तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो बचेगा वो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन बचेगा। अब ये मान के चल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर, चूंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लेते हैं कि n है, n mass of n molecules of gas upon mass of n molecules of hydrogen। अब यहाँ पे वेपर डेंसिटी इज ऑल्सो इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ अ मॉलिक्यूल
of gas upon mass of a molecule of hydrogen. Mass of a molecule of hydrogen. तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस. एक मॉलिक्यूल के मास को हम लोग ग्राम मोलर मास कहने जा रहे हैं, या रिलेटिव मोलर मास मींस मॉलिक्यूलर मास हम लोग बोलेंगे यहाँ पे. मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या लिखेंगे, एक हाइड्रोजन का मास होता है 2, इसलिए मोलर मास इज इक्वल्स टू आया ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी. यही एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे आया कि मोलर मास वेपर डेंसिटी से किस तरीके से रिलेटेड है. वेपर डेंसिटी का ट्वाइस वैल्यू जो होगा मोलर मास के बराबर होगा. अब किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी का कैलकुलेशन एक एक्सपेरिमेंटल तरीका है. उस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से उस गैस का वेपर डेंसिटी डिसाइड किया जा सकता है, और अगर वेपर डेंसिटी डिसाइड किया जा सकता है तो उसके हेल्प से उस गैस का मोलर मास भी डिसाइड हो सकता है. तो कहीं ना कहीं गैसेस के लिए मोलर मास का डिटर्मिनेशन करने का ये एक एक्सपेरिमेंटल तरीका होगा. फिर से अगर देखें तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का यूज करके हम लोग ये रिलेशनशिप ऑब्टेन किए. एवोगैड्रो का कहना है कि अगर गैसेस में वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर को नहीं बदलने दिया जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इक्वल रहने जा रहा है. हम लोग बोले कि वेपर डेंसिटी इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. उससे पहले अब ये नए न्यू टर्म है वेपर डेंसिटी, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी हम लोग को नोन है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जाता है, और वाटर के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट कितना टाइम से डेंसर है वो उस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव डेंसिटी. उसी तरीके से हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में कोई गैस कितना टाइम से डेंसर होगा वो उस गैस का वेपर डेंसिटी होगा. अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो हाइड्रोजन के लिए भी मास बाय वॉल्यूम. अगर मान लेते हैं कि वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, मीन्स हम जो एक्सपेरिमेंट में लिए हैं वो दोनों गैस का वॉल्यूम इक्वल, तो ऊपर भी मास ऑफ गैस और नीचे भी मास ऑफ गैस. अगर मान लिया जाए वॉल्यूम इक्वल तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होगा, इक्वल. वॉल्यूम इक्वल तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल. तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में सपोज किए कि उस गैस का मॉलिक्यूल्स कितना है n, तो हाइड्रोजन का भी मॉलिक्यूल्स कितना होगा n, क्योंकि एवोगैड्रो का कहना है जब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सेम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम. और हम लोग वॉल्यूम यहाँ पे सेम कंसीडर किए हैं जबकि टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखें. तो वैसे सिचुएशन में n मॉलिक्यूल्स का मास है और n मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का है. तो यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल के लिए बात कर सकते हैं, और सिंगल मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन का मास होगा 2, और यहाँ मोलिकुलर मास होगा, मींस मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि n मॉलिक्यूल्स के जगह पे हम एक मोल मॉलिक्यूल का हम लोग बात कर सकते हैं, एक मोल का, और यहाँ पर भी एक मोल का बात करेंगे तो एक मोल का मास कितना हो जाएगा, 2 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन का. तो मॉलिकुलर मास इज इक्वल्स हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी. ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको हम लोग को माइंड में रखना है. कुछ और एप्लीकेशन का बात अगर करें तो इस हाइपोथेसिस के हेल्प से पुराने समय में गैसियस मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी भी डिटरमाइन किया जाता था. एटॉमिसिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ एटम जो कि सिमिलर वाला हो या डिसिमिलर वाला किसी एक मॉलिक्यूल में. जैसे ओजोन का एटॉमिसिटी कितना हो रहा है, 3, बिकॉज फार्मूला ऑफ ओजोन इज O3. ऑक्सीजन गैस का एटॉमिसिटी कितना होगा, 2, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय O2. CO2 का एटॉमिसिटी 3. तो ये एटॉमिसिटी एक्सपेरिमेंटली और विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पुराने समय में डिटरमाइन किया जाता था. यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंस जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP. 1 मोल गैस का STP पे वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन. तो उसी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के हेल्प से ये देखा गया कि 22.4 लीटर
वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर फॉर 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP। अब STP का मतलब हुआ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। शुरुआत में प्रेशर जो था STP पे 1 atm लिया जाता था, टेम्परेचर होता था 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में प्रेशर को अब 1 बार कहा गया। एटीएम और बार में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, और टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस ही या 273.15 केल्विन लिया गया। अगर प्रेशर को 1 बार और टेम्परेचर इतना हो तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग STP कहेंगे। और STP पे 1 मोल कोई भी गैस हो, मीन्स 1 मोल अगर कोई भी गैस हो, अगर प्रेशर को 1 बार और टेम्परेचर को 273.15 केल्विन रखे तो निश्चित रूप से उसका वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो कंडीशन है एप्लीकेबल है आइडियल गैसेस के लिए, और ये आइडियल गैस का और रियल गैस का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में करेंगे, बट फिर भी यहाँ पे हर एक गैस को आइडियल मान के चलना है। एक और कंडीशन होता है SATP, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सब कुछ वही है, प्रेशर 1 बार ही होगा, लेकिन टेम्परेचर इस बार हो जाएगा 298.15 केल्विन, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। और इस पर्टिकुलर कंडीशन पे 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू 24.8 लीटर। ये दोनों डेटा को हमको याद रखना है। नहीं भी याद रखते हैं तो क्वेश्चन करते करते आपको याद होना ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आया है कि 1 मोल कोई भी गैस हो STP पे 22.4 लीटर और SATP पे होने जा रहा है कितना 24.8 लीटर। ये वाला हम लोग काफी ज्यादा यूज करते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला टू कैलकुलेट मोल को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूला डिसाइड करते हैं और उसी फार्मूला को हर एक न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। लेकिन वो फार्मूला के लिए हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उसी 3 क्वेश्चन से हमको 3 फार्मूला मिलेगा मोल कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ये कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ H2O। वाटर का 90 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स को डिसाइड करना है। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a sample of CO2 if it contains 3.011 into 10 to the power 25 CO2 molecules। और तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट number of moles of CO2 at STP if its volume is 11.2 लीटर। ये 3 क्वेश्चन को हम लोग सिंपल
मेथड से करेंगे, बिना किसी फार्मूला का यूज करके, और उसी मेथड से फार्मूला को हम लोग डिसाइड करेंगे और बाद में उसी फार्मूला को हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन दिया हुआ है H2O का, H2O का सबसे पहले हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखेंगे? तो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मासेस को इसमें पुट करेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि होता है 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1, और ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 16। तो हम लोग लिखेंगे 18 यूनिफाइड मास। हम ये कह सकते हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल 1 AMU के रिस्पेक्ट में 18 टाइम्स हैवियर है। अब इसका अगर हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना चाहें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जस्ट एक्सप्रेस किया जाता है, मींस इस U को रिप्लेस करके 18G लिखेंगे। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास मास ऑफ 1 मोल होता है, मास ऑफ 1 मोल। इसका मतलब अगर बात किया जाए कि 18 ग्राम अगर वाटर है, ग्राम मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास। तो हम यहां कह सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर। बिल्कुल कहा जा सकता है, बिकॉज ग्राम मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल। तो 1 ग्राम वाटर कितने मोल के बराबर होगा? 1/18 मोल ऑफ H2O। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि 90 ग्राम H2O है, तो लिखेंगे 90 ग्राम H2O, तो 1/18 इंटू 90 मोल ऑफ वाटर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखिए तो लिख सकते हैं 90/18 मोल ऑफ वाटर। और मोल को हम लोग N से रिप्रेजेंट करेंगे। मोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? N से। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि ये 90 क्या है? तो 90 वो मास है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सैंपल अपॉन 18 क्या है? तो ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास ऑफ सैंपल। और ये किसके बराबर है? N के बराबर। गिवन वेट को हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे अब से, और GMM तो GMM ही रहेगा, ग्राम मोलर मास। तो मेरे पास जो यहाँ फार्मूला निकल के आ रहा है वो N इज इक्वल्स टू W अपॉन ग्राम मोलर मास। जब मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट हो, तो अगर एलिमेंट हो तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर आयनिक कंपाउंड हो तो ग्राम फार्मूला मास। तो पहला फार्मूला हम लोग डिटरमाइन कर लिए जो कि वेट के टर्म में आया, N इज इक्वल्स टू वेट अपॉन ग्राम मोलर मास। सेकेंड क्वेश्चन से सेकेंड फार्मूला मिलेगा जो नंबर के टर्म में मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन से सेकेंड फार्मूला मिलेगा जो नंबर के टर्म में मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि जो फार्मूला आ रहा है वो यूनिटरी मेथड का सबसे लास्ट स्टेप जो हो रहा है उसी को हम लोग फार्मूला बनाते रहे, जो कि क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने के लिए जरूरी है। बोला गया कि 3.011 10 to the power 25 CO2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? तो हम लोग अगर बोले 1 मोल CO2, जब भी बोले 1 मोल CO2 इसका मतलब होता है 6.022 10 to the power 23 CO2। 1 मोल CO2 का मतलब क्या हुआ? 6.022 10 to the power 23 CO2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जब 6.022 10 to the power 23 CO2 था तो यहाँ पे CO2 का कितना मोल है? 1 मोल। इसलिए 1 CO2 में कितना मोल होगा? 1/6.022 10 to the power 23 मोल ऑफ CO2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन नंबर ऑफ CO2 कितना है? 3.011 इंटू 10 to the power 25। तो 3.011 इंटू 10 to the power 25 में क्या हो जाएगा? तो 1/6.022 10 to the power 23 इंटू
3.011 इंटू 10 टू द पावर 25 मोल होगा। अब इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, n। ध्यान से देखा जाए, जो हम लोग का डिनोमिनेटर है वो एवोगैड्रो नंबर है, और यहाँ इसको न्यूमरेटर कहेंगे हम लोग, जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो n इज इक्वल्स टू क्या आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को हम लोग आगे से nx बोलेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को nx बोलेंगे, और एवोगैड्रो नंबर के जगह पे na बोलेंगे। तो मेरे पास जो दूसरा फार्मूला निकल के आया वो ये है कि n इज इक्वल्स टू nx अपॉन na। इसका मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल न्यूमरेटर बनाएंगे, एवोगैड्रो नंबर को डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड करने से हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑब्टेन हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन को अगर हम करें तो मेरे पास तीसरा फार्मूला नंबर ऑफ मोल के लिए आएगा, जो वॉल्यूम के टर्म में आएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एट STP इफ इट्स वॉल्यूम इज 11.2 लीटर। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे रहने देते हैं, लेकिन उससे पहले खुद से एक क्वेश्चन पूछे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल गैस का STP पे वॉल्यूम कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो ये 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पे वही हम लोग लिखने जा रहे हैं कि अगर 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP है तो ये 1 मोल CO2 हुआ। ये क्या हो गया, 1 मोल ऑफ CO2। इसलिए 1 लीटर CO2 STP पे देखा जाए तो हम बोल सकते हैं 1/22.4 मोल ऑफ CO2। और इसलिए मेरे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम गिवन है 11.2 लीटर। 11.2 लीटर ऑफ CO2 at STP is 1/22.4 into 11.2 moles of CO2। क्या मोल ऑफ CO2 को n बोल दें? अब बताइए n इज इक्वल्स टू, इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं तो 11.2/22.4 लिखने जा रहे हैं। अब n इज इक्वल्स हम लोग लिख सकते हैं, ये गिवन वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम गिवन है क्वेश्चन में, तो गिवन वॉल्यूम एट STP अपॉन मोलर वॉल्यूम एट STP। मोलर वॉल्यूम मीन्स 1 मोल का वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब हुआ 1 मोल का वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखे तो इसको हम Vx बोलेंगे और इसको हम लोग Vm बोलेंगे। तो मेरे पास जो फाइनल फॉर्मूला यहाँ पे आया Vx ओवर Vm। अगेन न्यूमरेटर में जो कुछ भी है वो गिवन क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर में जो है वो एक नोन क्वांटिटी है। यहाँ भी न्यूमरेटर में जो है वो गिवन क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर जो है वो नोन क्वांटिटी है। यहाँ भी सेम चीज, ग्राम मोलर मास इज अ नोन क्वांटिटी बट वेट मस्ट बी गिवन। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन अपॉन कैलकुलेटेड, गिवन अपॉन कैलकुलेटेड, जिससे हमको फार्मूला याद है। वेट है तो गिवन वेट बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम है तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, नंबर है तो गिवन नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरीके से तीनों फार्मूला को अब हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं, तीनों फार्मूला को हम लोग एक साथ करने जा रहे हैं। तीनों फार्मूला को हम लोग एक साथ लिखे, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन ग्राम मोलर मास इज इक्वल्स टू nx अपॉन na इज इक्वल्स टू vx अपॉन vm। ये जो फार्मूला है तीन, एक मास के टर्म में, एक नंबर के टर्म में और एक वॉल्यूम के टर्म में। लेकिन ध्यान रहे ये जो टर्म है
ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली, एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली। तो इस तरीके से एवोगैड्रो लॉ के हेल्प से, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के हेल्प से हम लोग मोलर वॉल्यूम को डिसाइड कर पाए थे कि एक मोल गैस का वॉल्यूम क्या होगा, वेपर डेंसिटी को डिसाइड कर पाए थे, और ये डिसाइड कर पाए थे कि अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होगा, सेम होगा। एक फार्मूला है आइडियल गैस इक्वेशन में, आइडियल गैस इक्वेशन, और उस आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT। P जो है प्रेशर हुआ, V वॉल्यूम हुआ, R एक गैस कांस्टेंट हुआ, हम कहेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T यहाँ पे टेम्परेचर हुआ। तो इस एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में PVT या P और T को अगर हम कांस्टेंट कर दे तो R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, R ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। मीन्स अगर वॉल्यूम ज्यादा तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा और नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज्यादा, वॉल्यूम कम तो नंबर ऑफ मोल कम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखा जाए, कांस्टेंट, तब जाके नंबर ऑफ मोल्स किसी भी गैसेस के लिए इक्वल होगा अगर किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम का बात करें अलग अलग गैसेस के लिए। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम कंसीडर करें कि ये एक कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ये तीसरा कंटेनर है और यहाँ पे ये चौथा कंटेनर है। इसका वॉल्यूम है 22.4 लीटर, इसका भी वॉल्यूम है 22.4 लीटर, ये भी है 22.4 लीटर और ये भी है 22.4 लीटर। ध्यान रहे कि टेम्परेचर यहाँ पे है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर जो है वो यहाँ 1 बार है, मीन्स हर जगह वही है 1 बार और ये 1 बार। तो अभी तक टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल है, साथ में वॉल्यूम भी 22.4 लीटर है। तो ये कितना होगा, 1 मोल, ये भी कितना होगा, 1 मोल। अब ये डिफरेंट कंटेनर में हम लोग मान लिया जाए डिफरेंट गैस को पुट किए, इसमें अमोनिया पुट किए, इसमें नाइट्रोजन पुट कर दिए, इसमें ऑक्सीजन पुट कर दिए और इसमें हीलियम पुट किए। मीन्स चारों कंटेनर में अलग अलग गैसेस भरा गया है, जबकि चारों का वॉल्यूम क्या है, 22.4 लीटर। वो किस कंडीशन में है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। वो किस पर्टिकुलर प्रेशर पे रखा गया है, 1 बार। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे इस कंटेनर में 1 मोल होगा किसका, अमोनिया का। इस कंटेनर में 1 मोल किसका होगा, नाइट्रोजन गैस का। इस कंटेनर में भी होगा 1 मोल ऑक्सीजन का और इसमें भी होगा 1 मोल हीलियम का। अच्छा बताना है 1 मोल का मास क्या होता है, मोलर मास के बराबर। नाइट्रोजन का मास 14, हाइड्रोजन का 1 3 जा 3 मीन्स 17 ग्राम ऑफ अमोनिया इसमें अमोनिया का मास कितना है, 17 ग्राम। इसमें एक नाइट्रोजन का 14, 2 का 28, तो हम यहाँ बोल सकते हैं 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 मोल का 16 टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे हीलियम का मास होता है 4, तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम है। तो ये हो गया मास हर एक गैसेस के लिए, जो क्या दिख रहा है, डिफरेंट। नंबर ऑफ मोल, अगर बात करें नंबर ऑफ मोल्स का, तो वो क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। अगर हम बात करें लास्टली, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो एवोगैड्रो का कहना है कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम। और 22.4 लीटर में अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। तो कितना मॉलिक्यूल्स होगा, NaNH3। NaNH3 का मतलब हुआ, Na स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो नंबर, मींस एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ भी कितना मॉलिक्यूल्स होगा, Na। यहाँ भी कितना होगा, Na। यहाँ भी कितना होगा, Na। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा।
अब हम लोग मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं। उस फार्मूला को हम फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, N इज इक्वल्स टू W अपॉन ग्राम मोलर मास, NX अपॉन NA और VX अपॉन VM। ये मेरे पास फार्मूला है। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस इन 4.9 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 4.9 ग्राम गिवन है और हमको फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस का एटम उसमें। तो सिंपल, सबसे पहले अगर देखा जाए कि फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मास क्या आएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल हाइड्रोजन 3 है मेरे पास। फास्फोरस का 31 होगा, ऑक्सीजन का 16, जो टोटल 4 ऑक्सीजन है। कैलकुलेट करने पे आएगा ये 98। क्या ये मोलर मास और क्या ये गिवन मास, तो क्या हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स होगा W अपॉन ग्राम मोलर मास। वेट गिवन कितना है क्वेश्चन में, 4.9 और मोलर मास कितना है 98। पॉइंट गया 10 आया, 49 2 जा, दैट मीन्स 1/20। 1/20 को अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 25 जा, पॉइंट देंगे 0 आया, फिर 0 देंगे 0 आएगा, मीन्स 0.05 मोल ऑफ H3PO4। हमको फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। हम अगर बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ H3PO4, अगर हम ऐसा बोले कि मेरे पास 1 मोल H3PO4 है, तो यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन का होगा। क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितना एटम है 3, तो एक मोल में कितना होगा 3 मोल। फास्फोरस का एक एटम एक मॉलिक्यूल में कितना दिख रहा है 1, तो हम यहाँ पे बोलेंगे 1 मोल किसका है, फास्फोरस का। और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितना एटम दिख रहा है 4, तो एक मोल में कितना मोल होगा ऑक्सीजन का, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना आया कैलकुलेट करने पे, 0.05 मोल्स। तो 0.05 मोल्स में क्या होगा, तो 0.05 इंटू 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 0.05 इंटू 1 मोल ऑफ फास्फोरस और 0.05 इंटू 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर इसका नंबर फाइंड आउट करना हो तो इसको एवोगैड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0.05 इंटू 3 इंटू Na, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को 0.05 इंटू 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ भी 0.05 इंटू 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इतना पार्टिकल्स हम लोग को यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि सोचना पड़ेगा हमको H3PO4 कि एक मोल में 3 मोल है हाइड्रोजन का, तो 0.05 मोल में कितना होगा, तो 0.05 इंटू 3 मोल। एक मोल में हाइड्रोजन फास्फोरस का एक ही मोल प्रेजेंट है, एक मोल H3PO4 में, तो 0.05 मोल ऑफ H3PO4 में कितना होगा, तो 0.05 भी होगा। एक मोल H3PO4 में ऑक्सीजन का कितना मोल है 4, तो 0.05 मोल ऑफ H3PO4 में हो जाएगा 0.05 इंटू 4। यहाँ पे एक और तरीका है कि इस नंबर ऑफ मोल में आप नंबर ऑफ पार्टिकल को फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.05 NaH3PO4। अब यहाँ पे अगर हम ये मोल को मॉलिक्यूल पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिए तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो एक में 3, तो इतना में कितना, तो 3 टाइम्स ऑफ 0.05 Na। फास्फोरस कितना, एक में 1, तो उतना में वही रह जाएगा 0.05 Na। और ऑक्सीजन एक मोल में 4 है, तो 4 टाइम्स ऑफ 0.05 Na।
तो इस तरीके से दूसरा तरीका होगा कि हम इस मोल को ही नंबर में कन्वर्ट कर देंगे और उस बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे। कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम लोग यहाँ पे करेंगे जो कि कुछ डिफरेंट पैटर्न पे होगा। बोला गया कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया और ये बोला गया कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स present in 50 gram of pure limestone। लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। 50 ग्राम प्योर CaCO3 में हमको पता करना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है। तो सबसे पहले हम एक CaCO3 में है ना 1 CaCO3 में कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन है ये डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रोटॉन के नंबर का, तो किसी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उसको हम लोग उस एटम का एटॉमिक नंबर बोलेंगे और वही एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी होगा, इसलिए क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर हम बात करें कैल्शियम में कितना प्रोटॉन होगा तो इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल, और एटॉमिक नंबर कैल्शियम का कितना होता है 20, तो ये 20 प्रोटॉन कंटेन करेगा। कार्बन का बात करें एटॉमिक नंबर 6 होता है तो ये 6 प्रोटॉन कंटेन करेगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 तो ये 8 प्रोटॉन कंटेन करेगा। अब अगर बात करें कि एक मॉलिक्यूल में है कितना 3, तो 8 × 3 = 24 प्रोटॉन होने जा रहा है। तो टोटल प्रोटॉन कितना हो गया 24 + 6 30 + 20 50 प्रोटॉन, 50 प्रोटॉन और 50 इलेक्ट्रॉन भी होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे क्या होने जा रहा है इक्वल। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या किए कि 1 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के एक यूनिट में कितना इलेक्ट्रॉन और कितना प्रोटॉन है वो कैसे फाइंड आउट किए, उसके एटॉमिक नंबर को जस्ट ऐड करके, और इस तरीके से 50 प्रोटॉन एंड 50 इलेक्ट्रॉन हम लोग के सामने दिख रहा है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल होगा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे गिवन वेट। तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम फार्मूला वेट क्या होगा, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 100। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन वेट 50 ग्राम और ग्राम मोलर वेट 100 ग्राम, तो ये आ गया 0.5 मोल्स। तो नंबर ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा, तो ये कैसे निकालेंगे 0.5 इज इक्वल्स टू NX/Na। तो NX इज इक्वल्स टू हम लोग लिख देंगे 0.5 Na, मीन्स इतना CaCO3 होगा। अच्छा ये बताइए कि एक CaCO3 में कितना प्रोटॉन 50, तो टोटल प्रोटॉन कितना हो जाएगा, टोटल प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 50 टाइम्स ऑफ 0.5 Na, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 50 टाइम्स ऑफ 0.5 Na। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या किए कि एक CaCO3 यूनिट में कितना होता है ये फाइंड आउट कर लिए, और इस फार्मूला से नंबर ऑफ CaCO3 फाइंड आउट किए और दोनों को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फाइंड आउट कर लिए। इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसी बेसिस पे एक और क्वेश्चन को करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पे ही। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, और इस बार ये कहा जा रहा है कि हमको बताना है कितना चार्ज प्रेजेंट है किसी आयंस पे जबकि उसका मास गिवन है। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट चार्ज ऑन पहला
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा 5.6 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, 5.6 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, और एक और ले ले रहे हैं कि 4.8 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन। तो चार्ज बताना है, इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे Q इक्वल्स टू एन ई। इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। N है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन है, और ये E जो हुआ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हुआ, इसका वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होगा, और ये Q टोटल चार्ज होगा। इसका मतलब Q टोटल चार्ज है और E एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज को बताएगा, जबकि N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को बताने जा रहा है। तो पहला पार्ट का जो क्वेश्चन है Q इज इक्वल्स टू एन से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। N के जगह पे क्या बोलेंगे 1 मोल, और 1 मोल में कितना नंबर होता है 6.022 10 टू द पावर 23, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको अगर इक्वेट करते हैं तो ये रफली 96500 कूलम होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। तो एक नया टर्म आया फैराडे, जो ये बताता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। पार्ट बी अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम लोग ये डिसाइड करें कि व्हाट इज नाइट्राइड आयन। IDE है, इसका मतलब कि ये नॉन मेटल आयन है, और यहाँ नॉन मेटल ग्रुप में नाइट्रोजन होगा। कौन सा होगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5, और इस तरीके से नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो नाइट्रोजन पे चार्ज हो जाएगा 3-। इसका मतलब सिंगल नाइट्राइड जो होगा, सिंगल नाइट्राइड कंसिस्ट 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। सिंगल नाइट्राइड जो होगा वो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंटेन किए हुए है। अब यहाँ पे देखा जाए, एक नाइट्राइड पे 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि 5.6 ग्राम में नाइट्राइड आयन है कितना। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन वेट कितना है 5.6, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है तो 14 होता है। तो गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं NX अपॉन Na। अब यहाँ से 5.6 और ये कटने के बाद हो जाएगा 0.4, मीन्स NX इज इक्वल्स टू आ गया 0.4 टाइम्स ऑफ Na। इसका मतलब नंबर ऑफ नाइट्राइड आयन इज इक्वल्स टू हो गया 0.4 Na। ये बताना है कि अगर एक नाइट्राइड आयन है तो उसमें कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जितना माइनस उस पे है 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो कि एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन से एक्स्ट्रा है, वो कितना हो गया 3 टाइम्स ऑफ 0.4 Na। इसका मतलब 4 3 12 1.2 Na। तो इस तरीके से नंबर ऑफ यहाँ पे Q के फॉर्मूला में N का वैल्यू हमको पता चल गया। तो यहाँ पे Q इज इक्वल हम लोग लिखेंगे N इंटू E। N का वैल्यू कितना रखेंगे 1.2 Na, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E बताना है। Na का वैल्यू कितना होगा, तो Na विल बी 6.022 10 टू द पावर 23, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा 1.6 10 टू द पावर -19। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 फैराडे आएगा, ये 96500 कूलम। तो हम लोग लिखेंगे 1.2 फैराडे, 1.2 फैराडे। फिर से यहाँ पे देख ले कि सबसे पहले जो नाइट्राइड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, उस नाइट्राइड के बारे में सोचे। जब भी किसी आयन के साथ सफिक्स हो IDE, इसका मतलब वो आयन उस नॉन मेटल से बना है। अब नॉन मेटल है नाइट्राइड में, नाइट्रोजन ही तो बोलेंगे। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 5।
अब ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये नाइट्रोजन किसी से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सोचिए इनिशियली नाइट्रोजन में क्या था, 7 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया 10 और प्रोटॉन रह गया 7। इसका मतलब हर एक एटम पर एटम में 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो N3 माइनस सिंगल नाइट्राइड कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंटेन किए हुए, 3। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू NX बाय Na। कुछ नया नहीं लिखे, इसी फार्मूला को यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए। अब 5.6 बाय 14 इज इक्वल्स टू 0.4, तो 0.4 और NX इज इक्वल्स हो जाएगा 0.4 Na। अब ये जो आया है 0.4 Na, ये आया है नंबर, मीन्स कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है, तो कितना नाइट्राइड आयन है वो निकला। अब एक नाइट्राइड आयन में कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 3। टोटल नाइट्राइड आयन कितना है 0.4 Na, तो टोटल हो कितना जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है 1.2 Na। यहाँ पे उठा के पुट कर दिए क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, Q इज इक्वल्स टू Ne, N के जगह पे 1.2 Na इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। Na का वैल्यू होगा 6.022 10 टू द पावर 23 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और इस तरीके से इस दोनों का प्रोडक्ट अभी जस्ट हम लोग देखे थे 1 फैराडे होता है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 1.2 फैराडे। लास्ट क्वेश्चन P बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, लेकिन यहाँ पे जो आयन है वो है सल्फेट। सल्फेट आयन इज अ पॉलीएटॉमिक आयंस which is represented by SO4 2 minus, which is represented by SO4 2 minus, means SO4 पे टोटल 2 नेगेटिव चार्ज है। C पार्ट सल्फेट इज रिप्रेजेंटेड बाय SO4 2 minus। SO4 2 minus में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किए। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज, चार्ज के लिए 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट इसका कितना है 4.8, मोलर वेट इसका कितना होगा, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16 इंटू 4, ये हो जाएगा 96, तो 96 लिखेंगे। और यहाँ पे NX अपॉन Na, 48 2 जा पॉइंट गया 0 आया, मीन्स 20, मीन्स यहाँ पे अगर बात किया जाए NX इंटू 20 इज इक्वल्स टू Na, तो NX इज इक्वल्स टू 1/20 Na। अब बताइए कि ये क्या है, नंबर ऑफ सल्फेट, नंबर ऑफ सल्फेट। अब हम बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज इज इक्वल्स टू 2 पर सल्फेट आयन। एक सल्फेट आयन में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो कितना जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज कैरियर वाला, चार्ज कैरियर वाला कितना हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज कैरियर वाला, चार्ज कैरियर वाला कितना हो जाएगा, तो 1/20 इंटू 2 Na, that is 1/10 Na, that is 0.1 Na। अब Q इज इक्वल्स टू फर्दर वही काम N इंटू E, N की जगह पे 0.5 N 0.1 Na और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19, तो ये 0.1 और ये फैराडे के बराबर हो जाएगा, मीन्स 0.1 फैराडे इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये जो फार्मूला दिख रहा है हमको, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन बाय कैलकुलेटेड। अब ये कैलकुलेटेड इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये ग्राम मोलर मास है, जो मॉलिक्यूल का इंफॉर्मेशन जैसे मिलेगा हम ग्राम मोलर मास बता देंगे। NX बाय Na इज एवोगाड्रो नंबर, हमेशा नोन है, इसका वैल्यू 6.022 10 टू द पावर 23। Vx होगा गिवन वॉल्यूम और Vm होगा मोलर वॉल्यूम। तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए ये 3 फार्मूला है, और इस तीनों फार्मूला के हेल्प से हम लोग अधिकतर क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी फार्मूला के बेसिस पे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
और भी कुछ न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं जो अभी तक का जो भी न्यूमेरिकल्स है उससे डिफरेंट तरह का होगा। तो ये फार्मूला हमको बिल्कुल ज़रूरी है।